गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम जोड़िया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 BLM श्री विजयनगर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम BA फर्स्ट ईयर हिस्ट्री फर्स्ट भारत का इतिहास, जिसमें कि प्रारंभ से लेकर 1206 तक की घटनाओं की जानकारी दी गई है। इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत, इस पर अध्ययन करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों को 3 भागों में बांटा था। साहित्यिक स्रोत, इसके अलावा पुरातात्विक सामग्री और विदेशी यात्रियों के विवरण। पिछले वीडियो में हमने साहित्यिक स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मणेतर साहित्य तथा लौकिक ऐतिहासिक साहित्य के आधार पर हमें जो प्राचीन भारतीय इतिहास, सभ्यता और संस्कृति के बारे में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज के इस वीडियो में हम पुरातात्विक सामग्री और विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर हमें जो जानकारी मिलती है प्राचीन भारतीय इतिहास, सभ्यता और संस्कृति के बारे में, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो साहित्य के अभाव में जब हम किसी काल के इतिहास को वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए अनेक कठिनाइयों के घेरे में फंस जाते हैं, तब पुरातत्व ही हमारी कठिनाइयों का समाधान प्रस्तुत करके इतिहास की क्रमबद्ध एवं वैज्ञानिक पद्धति से प्रस्तुतिकरण कर हमारी सहायता प्रदान करता है। पुरातात्विक संबंधी स्रोतों का जो अध्ययन है, निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, मूर्तियां, स्मारक, मूर्तियां, स्मारक, चित्रकला, आदि शामिल किए गए हैं। तो सबसे पहले पुरातात्विक सामग्री, जिसके आधार पर हमें प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति को समझने में सहायता मिलती है। तो पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो स्रोत माने गए हैं, वह है अभिलेख। प्राचीन भारत के अधिकतर जो अभिलेख हैं, पाषाण शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों तथा प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण किए गए हैं। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगजकोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईस्वी पूर्व में मिले हैं। इस अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण और नसत्य आदि वैदिक देवताओं के नाम प्राप्त होते हैं। सर्वाधिक प्राचीन जो अभिलेख है, मध्य एशिया के बोगजकोई नामक स्थान से लगभग 1400 ईसा पूर्व में मिले। इस अभिलेख से इंद्र, मित्र, वरुण और नसत्य आदि वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया है। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो कि 300 ईसा पूर्व के लगभग हैं। इसी प्रकार मास्की, गुजरा, निटूर एवं उद्देगोलम से प्राप्त अभिलेख में अशोक का नाम का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। इन अभिलेखों से
अशोक के धर्म और राजतत्व आदि आदर्श पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। तो अभिलेखों में प्रमुख है हाथी गुम्फा अभिलेख, अभिलेखों में प्रमुख है हाथी गुम्फा अभिलेख, अभिलेखों में प्रमुख है हाथी गुम्फा अभिलेख, नासिक अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, नासिक अभिलेख, प्रयाग स्तंभ लेख, मंदसौर अभिलेख, प्रयाग स्तंभ लेख, मंदसौर अभिलेख, प्रयाग स्तंभ लेख, मंदसौर अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख, बीटी तथा जूनागढ़ अभिलेख, बीटी तथा जूनागढ़ अभिलेख, बेदरी तथा जूनागढ़ अभिलेख, देवपाड़ा अभिलेख आदि मुख्य हैं। देवपाड़ा अभिलेख आदि मुख्य है। तो अभिलेखों के आधार पर हमें प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। हाथी गुम्फा अभिलेख, इसके अंतर्गत खारवेल के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण जो हमें प्राप्त होता है। हाथी गुम्फा अभिलेख से खारवेल के शासनकाल की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण जो है हमें प्राप्त होता है। खारवेल जो कि कलिंग राजा थे। इसी प्रकार जूनागढ़ अभिलेख नंबर 2 पर है। हाथी गुम्फा अभिलेख के बाद है जूनागढ़ अभिलेख, हाथी गुम्फा लेख, जूनागढ़ अभिलेख, शासक रुद्रदामन। तो इसके अंतर्गत रुद्रदामन की विजयों, उसके व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण हमें जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। फिर है नासिक अभिलेख, शासक गौतमी पुत्र, नासिक अभिलेख गौतमी बलशीली शासक है। तो गौतमी पुत्र शांत करने के सैनिक सफलताओं तथा अन्य कार्यों का जो विवरण है वह हमें नासिक अभिलेख से प्राप्त होता है। नासिक अभिलेख से हमें गौतमी पुत्र शांत करने की प्रमुख विजयों, शक और यवन विजय तथा उसके अन्य कार्यों की बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी नासिक अभिलेख से ही प्राप्त होती है। प्रयाग स्तंभ लेख, जिसमें कि समुद्रगुप्त की प्रमुख विजयों और नीतियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। शासक अर्थात समुद्रगुप्त। तो प्रयाग स्तंभ लेख से समुद्रगुप्त की विजयों और नीतियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। इसी प्रकार मंदसौर अभिलेख,
शासक है मालवा नरेश यशोधर्मन। तो इसके अंतर्गत यशोधर्मन की सैनिक उपलब्धियों का जो वर्णन है मंदसौर अभिलेख में किया गया है। ऐहोल अभिलेख, शासक है पुलकेशिन द्वितीय। तो इसमें हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का जो वर्णन है वह ऐहोल अभिलेख में किया गया है। फिर इसके पश्चात ग्वालियर अभिलेख, प्रतिहार नरेश भोज। तो गुर्जर प्रतिहार शासकों के विषय में विस्तृत जानकारी हमें इस अभिलेख से प्राप्त होती है। ग्वालियर अभिलेख से गुर्जर प्रतिहार शासकों के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। जबकि भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख, शासक है स्कंदगुप्त। इसमें स्कंदगुप्त के जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। भीतरी तथा जूनागढ़ अभिलेख में गुप्त शासक स्कंदगुप्त के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। जबकि देवपाड़ा अभिलेख, शासक जो है बंगाल शासक विजय सेन थे। तो विजय सेन के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी हमें देवपाड़ा अभिलेख से प्राप्त होती है। देवपाड़ा अभिलेख से हमें विजय सेन के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। विजय सेन जो कि बंगाल के शासक थे। इस प्रकार अभिलेखों से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होती है। अभिलेखों के पश्चात प्रमुख स्थान आता है सिक्कों का। अभिलेखों के पश्चात प्रमुख स्थान आता है सिक्कों का। तो सिक्कों के आधार पर भी शासकों के कालक्रम, साम्राज्य विस्तार और धर्म आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेख के पश्चात है सिक्के अर्थात मुद्राएं। तो सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। पुराने सिक्के तांबे, चांदी, सोना और सीसा धातु के बनाए गए थे। पकाई मिट्टी के बने सिक्कों के सांचे ईसा की आरंभिक 3 सदियों में, इनमें से अधिकांश जो सांचे हैं कुषाण काल के प्राप्त किए गए हैं। आरंभिक सिक्कों पर चिन्ह मात्र मिलते हैं, किंतु बाद के सिक्कों पर राजा और देवताओं के नाम, उनकी तिथियों का उल्लेख किया गया है। आरंभिक सिक्के जो थे अधिकतर चांदी के होते थे, जबकि तांबे के सिक्के कम थे। ये सिक्के पंचमारक सिक्के कहलाते थे। इन सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी आदि की आकृतियाँ बनी होती थी। सर्वाधिक जो सिक्के हैं मौर्य काल में पाए गए हैं। विशेषतः सीसे, चांदी, तांबे के हैं। सातवाहनों ने सीसे तथा गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के चलाए थे। सर्वप्रथम लेख वाले जो सिक्के हैं हिंदू यूनानी शासकों ने चलाए थे। तो भारत के विभिन्न भागों से विभिन्न प्रकार की मुद्राएं और स्वर्ण मुद्राएं, रजत मुद्राएं प्राप्त की गई हैं। मुद्राएं अथवा सिक्कों पर पड़ी तिथियां से कालक्रम को निश्चित करने में काफ़ी सहायता प्राप्त होती है। मुद्राओं एवं सिक्कों से तत्कालीन आर्थिक दशा, संबंधित सम्राट की राज्य सीमा, कला, धार्मिक दशा तथा ऐतिहासिक तथ्यों की महत्वपूर्ण जानकारी सिक्कों से ही प्राप्त होती है। शक, क्षत्र, इंडो बैक्ट्रियन, इंडो ग्रीक तथा इंडो पर्शियन वंशों के इतिहास को एकमात्र साधन जो है जानने का सिक्के ही है। मुद्राओं से गुप्त काल तक के इतिहास का ज्ञान पूर्ण रूप से हमें प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार सिक्कों के आधार पर स्पष्ट किया गया कि समुद्रगुप्त को वीणा से प्रेम था, अर्थात समुद्रगुप्त की संगीत में रुचि रही थी। इस प्रकार जो सिक्के हैं किसी भी शासक के साम्राज्य विस्तार, धर्म, आर्थिक दशा, पदवी आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है।
सिक्कों के आधार पर ही हमें पता चला कि समुद्रगुप्त को संगीत से प्रेम था, क्योंकि सिक्कों पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो इस प्रकार सिक्कों के द्वारा भी प्राचीन इतिहास, सभ्यता और संस्कृति को समझने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। इसी प्रकार मूर्तियाँ, तो प्राचीन काल में मूर्तियों का जो निर्माण है कुषाण काल से प्रारंभ होता है। कुषाण, गुप्त, उत्तरोत्तर काल में निर्मित मूर्तियों के विकास में जनमानस की धार्मिक भावनाओं का विशेष योगदान भी रहा है। कुषाण कालीन गांधार कला पर विदेशी प्रभाव है, जबकि मथुरा कला पर जो है पूर्णतः स्वदेशी स्तर की है। भारत, बोध गया, अमरावती की मूर्ति कला में जन साधारण की जीवन की जो सजीव झांकी हमें प्राप्त होती है। इसी प्रकार स्मारक एवं भवन, तो प्राचीन काल के महलों और मंदिरों की शैली से वास्तुकला के विषय पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली, दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली तथा दक्षिण पथ के मंदिर बेसर शैली के हैं। दक्षिण पूर्व एशिया व मध्य एशिया से प्राप्त मंदिरों और स्तूपों से भारतीय संस्कृति के प्रसार पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। फिर इसके पश्चात है चित्रकला। इसके पश्चात है चित्रकला। तो चित्रकला से हमें उस समय के जीवन व विषय की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अजंता के चित्रों से मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति हमें प्राप्त होती है। चित्रकला में माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्त काल की कलात्मक उन्नति का आभास होता है। इसके अलावा अवशेषों से प्राप्त मोहरों से प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में काफ़ी सहायता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार अभिलेख, सिक्के, मूर्तियाँ, स्मारक और भवन, चित्रकला, जिसके आधार पर प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति को जानने में महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होती है। आइए अब हम देखते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण। इसके आधार पर हमें प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को जानने में सहायता प्राप्त होती है। तो विदेशी यात्रियों के विवरणों में फायान, अवेंसान, इत्सिंग के नाम प्रमुख रूप से लिए जाते हैं। आइए अब हम देखते हैं विदेशी यात्रियों के अंतर्गत यूनानी, चीनी और मुस्लिम यात्री भारत में आए और उन्होंने अपने विवरणों के आधार पर जो हमें जानकारी प्राप्त की। आइए देखते हैं इन विदेशी यात्रियों के नाम। यूनानी यात्री, पहले यूनानी, इसके पश्चात चीनी यात्री, फिर इसके पश्चात मुस्लिम। तो यूनानी इतिहासकार, जिनमें स्काइलेक्स, हिकेटियस, हेरोडोटस, जो कि इतिहास के जनक भी माने जाते हैं, यूनान के थे। टेसीयस, ये भी यूनान के यात्री रहे हैं। इसके पश्चात देखते हैं सिकंदर के साथ आने वाले प्रमुख यूनानी। इनमें है नियाकर्स, आनेक्सिक्रिटस और अरिस्टोबुलस। ये सिकंदर के साथ आने वाले यूनानी रहे थे। इन्होंने अपने विवरणों के आधार पर प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की थी। इसके अलावा सिकंदर के बाद आने वाले यूनानी जो रहे थे वह थे मेगस्थनीज, जिन्होंने की इंडिका नामक पुस्तक लिखी और मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था और घटनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। इसके अलावा डायमेक्स, फिर है डायनोसियस, ये सिकंदर के बाद आने वाले यूनानी यात्री थे। अन्य यूनानी जो रोमन यात्री हैं उनके नाम इस प्रकार हैं स्ट्रेबो,
एस्टीम, डियोडोरस, ये अन्य यूनानी रोमन यात्री रहे जिन्होंने अपने विवरणों के आधार पर प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। इसी प्रकार चीनी यात्रियों में फाहियान, जो कि विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया, इससे गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था और घटनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। इसके अलावा सुंग युग, अवेंगसांग, जो कि हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, तो इसके विवरणों के आधार पर हर्षवर्धन की समय की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। माकालीन, चाउ जू हुआ, ये सभी चीनी यात्री थे जिन्होंने कि अपने विवरण के आधार पर भारतीय इतिहास और सभ्यता संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। इसके अलावा मुस्लिम यात्रियों में इब्न कुर्दाब, सुलेमान, अलमसूदी तथा अल-बरूनी, ये मुस्लिम यात्री रहे जिन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्रदान की थी। इसी प्रकार फाहियान, हवेंगसांग, इत्सिंग, ये विदेशी यात्रियों में इनके नाम प्रमुख रूप से भी लिए जाते हैं। तो विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से हमें भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें अनेक यूनानी, रोमन और चीनी यात्री शामिल रहे हैं। तो भारतीय स्रोतों में सिकंदर के आक्रमण की कोई जानकारी नहीं मिलती है। यूनान के प्राचीन लेखकों में टेसियस तथा हेरोडोटस के नाम प्रमुख रूप से लिए गए हैं। टेरियस ईरान का एक राजवेद था। हेरोडोटस, जो कि इतिहास का पिता कहा जाता है, 5वीं सदी ईसा पूर्व में हिस्टोरिया नामक पुस्तक की रचना हेरोडोटस ने की थी, जिसमें कि भारत और फारस के संबंधों का विस्तृत विवेचन किया गया है। हेरोडोटस, जो कि इतिहास के जनक माने जाते हैं, इन्होंने हिस्टोरिया नामक पुस्तक लिखी, जिसमें भारत और फारस के संबंधों का विस्तृत विवेचन किया गया है। फिर है निरियाकस, आनेसिक्रेटस और अरिस्टाबुलस। निरियाकस, आनेसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस, ये सभी लेखक सिकंदर के ही समकालीन माने गए हैं। सिकंदर के बाद लेखकों में 3 राजदूत मुख्य रूप से रहे, जिनमें मैगेस्थनीज, डायमैक्स तथा डायनोसियस के नाम मुख्य हैं, जो कि यूनानी शासकों द्वारा मौर्य दरबार में भेजे गए थे। इनमें मैगेस्थनीज सर्वाधिक प्रसिद्ध था, जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्ष तक रहा था। उसके द्वारा रचित इंडिका नामक पुस्तक में मौर्यकालीन समाज और सभ्यता की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। मैगेस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें मौर्यकालीन सभ्यता और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्राप्त होती है। डायमैक्स सीरियन तथा अतिकोयस का राजदूत था। डायमैक्स सीरियन नरेश अंतिकोयस का राजदूत था, जो कि बिंदुसार के दरबार में काफी समय तक रहा था। यूनानी भाषा में लिखी गई टोलमी की ज्योग्राफी और पेपिलस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक भी काफी महत्वपूर्ण रही है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जिसकी रचना 80 से 115 ईस्वी के बीच हुई थी, इसमें भारतीय बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं का वर्णन किया गया है। प्लिनी के नेचुरल हिस्टोरिका से भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों और खनिज पदार्थों की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार चीनी यात्रियों में फाहियान, हवेंगसांग, इत्सिंग के नाम मुख्य रूप से लिए गए हैं। फाहियान, जो कि विक्रमादित्य के समय में भारत आया, अतः फाहियान के विवरण से गुप्तकालीन सभ्यता और संस्कृति, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक,
महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है अर्थात तत्कालीन समाज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो है हवेक्सांग के विवरण से प्राप्त होती है, जिसने कि हर्षवर्धन के समय की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक दशा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्रदान की थी। इसी प्रकार इत्सिंग 7वीं शताब्दी में भारत आया था। इसी प्रकार इत्सिंग 7वीं शताब्दी में भारत आया था। इसके यात्रा विवरण से नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में, इत्सिंग के विवरण से नालंदा विश्वविद्यालय तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। तो इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था, जो बहुत समय तक विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय में रहा था। उसने बौद्ध शिक्षण संस्थाओं और भारतीयों की वेशभूषा, खान पान आदि के विषय में वर्णन छोड़ा है। इसी प्रकार चीनी यात्रियों में सर्वाधिक जो महत्व है हवेक्सांग युआंग चांग को ही प्राप्त है। उसे प्रिंस ऑफ पिलिग्रिम्स कहा जाता है। अरबी यात्रियों के विवरणों में अल-ब्रूनी, सुलेमान एवं अलमसूदी के नाम प्रमुख रूप से लिए गए हैं। अरबी लेखकों में अल-ब्रूनी का नाम सर्वाधिक प्रचलित है। 11वीं शताब्दी में वह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। उसने अर्थात अल-ब्रूनी ने अपनी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद अर्थात किताबुल हिंद में राजपूतकालीन समाज, सभ्यता और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। अल-ब्रूनी ने तहकीकात-ए-हिंद में राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, परंपराओं आदि पर सुंदर प्रकाश डाला है। अल-ब्रूनी महमूद द्वारा बंदी बनाया गया था। बाद में उसकी योग्यता से प्रभावित होकर ही उसे राज ज्योतिषी के पद पर नियुक्त कर दिया गया था। अल-ब्रूनी ज्योतिष, गणित, विज्ञान, अरबी, फारसी और संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था। वह गीता से विशेष रूप से प्रभावित था। 9वीं शताब्दी में भारत आने वाले अरबी यात्रियों में सुलेमान पाल और एवं प्रतिहार शासकों के तत्कालीन आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दशा का जो वर्णन है सुलेमान के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार बगदाद यात्री अलमसूदी राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यह 10वीं शताब्दी में भारत आया था। बगदाद यात्री अलमसूदी राष्ट्रकूट और प्रतिहार शासकों के विषय के बारे में जानकारी देता है, जो कि 10वीं शताब्दी में भारत आया था। उपर्युक्त विदेश यात्रियों के विवरण के अलावा कुछ फारसी लेखकों के विवरण भी प्राप्त किए गए हैं, जिनमें फिरदौसी कृत शहनामा, मिनहाज उस सिराजकृत तबकात के नासिरी, जियाउद्दीन बर्नी द्वारा कृत तारीख फिरोज शाही आदि भी प्रमुख हैं। इसके आधार पर प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को जानने में महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत यही समाप्त होता है। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।